प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद जनता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। बहराइच की जनाक्रोश रैली में राहुल का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पीएम मोदी भले ही उड़ा ले मेरा मजाक, लेकिन मैं करता रहूंगा किसानों और गरीबों के हक की बात। राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने किया उद्योगपतियों का कर्ज माफ। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर ली चुटकी। अच्छा है युवा नेता अब सीख रहे हैं बोलना। कल राहुल ने लगाए थे पीएम पर उद्योगपतियों से पैसे लेने के आरोप। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार का बड़ा फैसला। यूपी कैबिनेट में हुआ 17 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने का प्रस्ताव पास। सीएम ने लखनऊ बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। कानून व्यवस्था और गन्ना किसानों के मुद्दे पर विधानसभा के दोनों सदनों में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त यूपी 7 बजे का। प्रधानमंत्री मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी जैसे ही पहुंचे, वहीं उस दौरान सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक युवक ने पीएम मोदी के गाड़ी के आगे एक कागज का टुकड़ा फेंक दिया। मौके पर मौजूद पुलिस कुछ कर पाती, इससे पहले यह लड़का फरार हो गया। फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन कागज का टुकड़ा फेंकने वाला शख्स कैमरे में कैद हो गया है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, एक लड़के के हाथ में एक कागज का टुकड़ा है और जब प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा था, उसी वक्त इस लड़के ने कागज के इस टुकड़े को प्रधानमंत्री के काफिले पर फेंकने की कोशिश की और इसे फेंकने के बाद वो वहां से फरार हो गया। अभी तक पुलिस उसे गिरफ्तार तो नहीं कर पाई है, लेकिन तस्वीरों में यह लड़का कैद जरूर हुआ है। इससे पहले भी सुरक्षा में चूक प्रधानमंत्री के हुई थी और अब पुलिस इस लड़के की तलाश कर रही है। बहरहाल, नोटबंदी के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का विरोध कर रहे लोगों को करारा जवाब दिया। पीएम ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो युवा हैं, अभी भाषण देना सीख रहे हैं। दिसंबर की सर्दी भले ही आपको ठिठुरने पर मजबूर कर रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव और नोटबंदी ने सियासी पारी को अपने उफान पर पहुंचा दिया है। नोटबंदी के मुद्दे पर सियासी लड़ाई अब पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच में आर पार की हो गई है। पीएम ने कहा कि अच्छा हुआ कि राहुल ने बोल दिया, नहीं तो भूकंप आ जाता। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। पीएम मोदी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम पर भी पलटवार किया। पीएम ने कहा कि जब राहुल कहते हैं कि देश की बड़ी संख्या अनपढ़ है, तो वो किसका रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये 50% जो गरीब है, ये किसकी वजह से है। दरअसल मनमोहन सिंह अपने ही कार्यकाल की रिपोर्ट दे रहे हैं। जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा, जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है।
मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। जाहिर है 2017 में यूपी में चुनाव होना है, तो ऐसे में न तो राहुल कम पड़ रहे हैं और न ही पीएम मोदी। ये अब साफ हो चुका है कि आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। वाराणसी से रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और जब प्रधानमंत्री मोदी वार कर रहे थे तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कैसे चुप रह सकते थे? राहुल गांधी ने बहराइच में जनाक्रोश रैली में पीएम मोदी पर पलटवार किया। राहुल ने मशहूर शायर गालिब का शेर पढ़कर प्रधानमंत्री के मजाक करने वाले अंदाज पर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरा नहीं 99% हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाया है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, इस रिपोर्ट पर देखिए। 2017 विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। जनता के बीच जाकर रैलियों का दौर भी जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी के बहराइच में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में राहुल ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। आगे बोलते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं और साथ ही सरकार ने पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है। उन 50 परिवारों ने 8 लाख करोड़ रुपया ले रखा है। मोदी जी उनसे नहीं निकाल सकते। बैंक बंद पड़े हुए हैं, बैंक किसी को लोन नहीं दे पा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा बैंक को चालू करने के लिए और इनका 8 लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए क्यों नहीं हम हिंदुस्तान की गरीब जनता के पैसे को बैंक में डालें। ये थी नोटबंदी। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। 1% लोगों से 99% लोगों से पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो। यह है नोटबंदी का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2-3 सवाल पूछे। भ्रष्टाचार के बारे में उनसे मैंने सवाल पूछे। सवाल के जवाब नहीं दिए, मगर जो सवाल पूछ रहा था उसका मजाक उड़ाया। ऐसे ही एक समय गालिब जी का मजाक उड़ाया गया था। उनके शब्दों से मैं जवाब देना चाहता हूं। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। नरेंद्र मोदी जी, ये सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा। ये सवाल हिंदुस्तान के युवा ने, हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने आपसे पूछे हैं। सवाल ये है
कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया या नहीं। आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते हो उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। मौका चुनाव का है। जाहिर है विरोधी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के पटेल समाज का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल ने आज जमकर बीजेपी पर हमला बोला। हार्दिक पटेल ने लखनऊ में 17 पिछड़ी जातियों को एससी कोटे में शामिल करने पर अखिलेश सरकार की सराहना की। हार्दिक पटेल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्रुति गुप्ता ने यह बातचीत सुनिए। गुजरात में पटेदारी आंदोलन से अपनी आवाज को उठाने वाले हार्दिक पटेल अब उत्तर प्रदेश में हैं। ये उनका दूसरा दौरा है और लगातार किसानों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और लगातार जो पटेदारी समाज है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर आवाज उठाते आए हैं। हार्दिक जी, ये दूसरा दौरा है लखनऊ में आपका और अभी हमने आपका भाषण भी सुना। आपने किसानों की बात की, आपने कुर्मी की बात की, आपने ओबीसी की जितनी बिरादरी है उसकी बात की, लेकिन चुनाव के करीब आते ही आपको इन तमाम चीजों की याद आ गई। देखो, पहली बात कि हम जब पहला दौरा हुआ तो हम 19 साल के थे और कानपुर के अंदर एक कुर्मी महासभा में आए थे। अभी हम जो आए तो क्यों अभी बात करूं, मैं 22 साल का हूं तो मेरी उम्र ही अभी बात करने की। कब मैं 16 साल का बच्चा होता तब मैं ये बात करता, ये अभी कर रहा हूं। और दूसरी बात है चुनाव के वक्त नहीं, मैं तो 4 महीने से उदयपुर में नजरबंद हूँ राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश अनुसार। गुजरात का भी आदेश है। 15 दिन की परमिशन मिली थी हमें बाहर निकलने की, तो हम आए हैं। और अगर परमिशन लगातार होती तो हम ये 2 बार नहीं 20 बार आते और यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम करते। जब आपने गुजरात में आंदोलन किया तो नरेंद्र मोदी का पूरा विरोध किया और वो विरोध अभी तक आपका चल रहा है। क्या मान रहे हैं कि वाकई में जो ओबीसी है उसको पूरी वेटेज नहीं मिल रही है जो उनको मिलना चाहिए? देखो, इस देश के अंदर जो मंडल कमीशन की जितनी भी सिफारिशें थी, इस देश के अंदर हर राजनीतिक पार्टी ने उस सिफारिश को सही तौर पर लागू करने का काम नहीं किया। चाहे वो कुर्मी हो, यादव हो, जितनी भी ओबीसी की सारी बड़ी बड़ी जातियां हैं। लेकिन हमारी मांगे जो है, हमारी जो लड़ाई है वो इसी मुद्दे पर टिकी है कि हमारे देश के अंदर ओबीसी की सारी सिफारिशें लागू होनी चाहिए ताकि ओबीसी समाज के अंदर लोगों को सही तौर पर विकास हो सके। हमने पिछले 20 साल 25 साल से मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की है। क्या इन ओबीसी के अंदर जो शामिल की जातियों का हम सही तौर पर विकास कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि सिफारिशें वो सही तौर पर वहां लागू नहीं पड़ती। ओबीसी की बात है तो गुजरात के अंदर भी आरक्षण आंदोलन उसी मुद्दे पर चल रहा है कि हमें ओबीसी चाहिए, क्योंकि पूरे देश का कुर्मी ओबीसी के अंदर है। गुजरात का पटेल ही क्यों, हमें भी काका कालरेकर की जो ओबीसी लिस्ट थी उसके अंदर हमें भी ओबीसी में शामिल किया गया था। यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 17 जो ओबीसी जातियां थी उनको दलित में शामिल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अभी आपने भाषण दिया था, उस समय भी आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। अब इस फैसले के बाद आप समर्थन करेंगे? देखो, जितने भी जाति को जब आप आरक्षण के तहत आगे लाते हो या फिर शामिल करते हो तो कहीं ना कहीं उनके सर्वे होते हैं, सर्वे किए जाते हैं। और ये एससी समाज के अंदर जब दाखिल किया है ओबीसी की 17 जातियों को हमने पढ़ा है, तो उसके अंदर भी इन लोगों ने सही तौर पर सर्वे किया होगा। जब उनको लगा कि इन लोगों को पिछड़े हैं, इनको सही हक नहीं मिलते, तो उनकी वजह से उनको शामिल किया। लेकिन हम बात यही करते हैं जो यूपी गवर्नमेंट ने जो भी किया यहाँ पर, एसपी गवर्नमेंट ने, सपा ने, लेकिन क्या कुर्मी जाति जब ओबीसी के अंदर शामिल है तो क्या सही तौर पर कुर्मी समाज उसका हक ले पाता है? या फिर ये तो नहीं कि ओबीसी समाज के, ओबीसी जाति के अंदर 4-5 जाति ऐसी है कि जो पूरा लाभ ले लेती है। तो यही मुद्दा है, यही लड़ाई है कि सर्वे के आधार पर हर जाति को आगे भेजना चाहिए। कुर्मी समाज का भी सर्वे होना चाहिए, उनको भी शायद जरूरत तो नहीं एसटी एससी की, ये बात होनी चाहिए। 2012 और 2014 चुनाव से पहले अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था और आंदोलन में ये कहा था कि सही व्यक्ति को चुने। 2017 के चुनाव होने हैं, आप भी लगातार सिर्फ यूपी नहीं अलग अलग जगहों पे जाके आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। जनता से आपका क्या कहना होगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, जो नेता चुने वो कैसा होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री बनाए वो कैसा होना चाहिए?
मैं तो चाहता हूँ ऐसा नेता होना चाहिए कि आपकी एक एप्लीकेशन अगर होती है कि मेरे गांव के अंदर ये रास्ता नहीं है, और जब ये नेता उस रास्ते के लिए सिफारिश आगे करता है या फिर खुद करता है, ऐसे नेता को चुनना चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो जनता के बीच में रहकर जनता का सही तौर पर उपयोग कर सके, जनता को सही तौर पर वो दे सके। ऐसे नेता की जरूरत है। हमें उस नेता की जरूरत नहीं जो लाल बत्ती में जाकर घूमते हो। हमें उस नेता की जरूरत नहीं जिसके 2 बॉडी का रिवॉल्वर लेकर पब्लिक को दूर करते हो। बात करने के धन्यवाद। तो हार्दिक पटेल साहब थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे देश के दूसरे राज्य हो, हर जगह ओबीसी को जो वेटेज मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है, और इसको लेकर वो आज नहीं आने वाले दिनों में भी अपनी आवाज इसी तरह से बुलंद करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ श्रुति गुप्ता, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और चुनाव से पहले अखिलेश यादव की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। 17 ओबीसी जातियों को एससी कोटे में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 74 प्रस्तावों पर आज मोहर लगाई गई। बैठक में 30 से ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले किए गए। अब ये प्रस्ताव केंद्र की सरकार के पास भेजे जाएंगे। कहार, कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीमर, बाथम, तुरहा, बिंद जाति को एससी में शामिल करने के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट में मोहर लगी। इसके अलावा दूसरे कई प्रस्तावों पर भी मोहर लगाई गई, जिसमें 22,000 करोड़ की लागत से लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने का काम यूपीडा को सौंपा गया। अक्षय पात्र को 8 जिलों में लीज पर जमीन दी गई। प्रति किचन के लिए 14 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, यह तय हुआ। उधर रायबरेली में नसीराबाद को नगर पंचायत का दर्जा आज कैबिनेट की बैठक में मिला, जबकि हमीरपुर के सुमेरपुर में सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई। मैं इस मौके पर बीएचयू के जो प्रोफेसर थे चौधरी, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने कई बार हम लोग को जानकारी दी कि नदी साफ होनी चाहिए। उस समय के जिला अधिकारी प्रांजल यादव, उसने सबसे पहले कोशिश की और एक आर्किटेक्ट से कम प्लान बना करके तैयारी कर करके सामने आए, जिससे कि वो नदी के किनारे आसपास कुछ काम हो सके। और ये वरना नदी नहीं, केवल लखनऊ में जिन्होंने देखा होगा गोमती का किनारा, कम से कम गोमती का किनारा अगर एक बार कोई देख लेगा लखनऊ का, तो उसका मन करेगा कि इसके आसपास घूमे। एक नया स्थान दिया है समाजवादियों ने लोगों को मिलने का, परिवार के साथ बैठने का। ये अलग बात है कि 1090 के आसपास आइसक्रीम, बिरयानी और तमाम ठेले लग गए हैं, उनका भी खाना और उसके साथ साथ किनारे में घूमने का भी मौका दिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। पहाड़ों की बुलंदी पे जा पहुंचा है उत्तराखंड, है जिम्मेदार हाथों में अब अपना परचम। लहलहाते खेत यहाँ अब हर घर है रोशन, घर घर में खुशियों का बसेरा, ऐसा हर मंजर। बढ़ रहा है उत्तराखंड जन जन के संग, हो पूरी दुनिया में रोशन है अब तो नाम हमारा। हर गली हर गांव में दिखता उन्नति का नजारा, बेटी करे हर घर को रोशन, यही है नारा हमारा। खुशहाली हो चाहू और यही है धर्म हमारा। बढ़ रहा है उत्तराखंड जन जन के संग। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हमसफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को
हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। यहाँ कोई नहीं, पर मैं अकेली भी नहीं और ना ही कमजोर, क्योंकि मेरे पास है ताकत। ताकत आधुनिक कंट्रोल सेंटर की। प्रशिक्षित पुलिस फोर्स की। हजारों पुलिस रिस्पांस वाहनों की। ताकत अति शीघ्र मदद की। और ये ताकत सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सब की है, हम सबकी सुरक्षा की। बस एक बटन दबाने भर से। यूपी 100 आपकी सेवा में सदैव तत्पर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी 7 बजे देख रहे हैं आप। इलाहाबाद की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट के आरोपी समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और कानपुर कैंट से सपा के प्रत्याशी अतीक अहमद ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। अतीक अहमद ने अपने नए चुनाव क्षेत्र कानपुर कैंट इलाके में आज अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक रैली बुलाई हुई थी। बाहुबली अतीक अहमद ने इस रैली में शामिल होने जा रहे अपने समर्थकों से एक अपील की। अखबारों में सुर्खियां बनी इस अपील में अतीक अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि उनकी रैली में कोई भी असला लेकर ना आए और जो भी समर्थक आए वो रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा पर बाकायदा टोल अदा करे। जिसके बाद अतीक के विरोधियों को इससे अतीक पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, उन्हें खाकी का खौफ किस तरह नहीं है, इसकी एक बानगी गोरखपुर में देखने को मिली, जहां एक शातिर बदमाश ने मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में रखे महंगे मोबाइल, लैपटॉप और नकदी लेकर यह बदमाश फरार हो गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में शातिर चोर की करतूत कैद हो गई। हैरानी की बात यह है कि महेवा फल मंडी पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर मोबाइल की दुकान में चोरी की यह घटना हुई है। इसके बावजूद पिकेट के सिपाही तक को इसकी भनक नहीं लगी। इन तस्वीरों में आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह दुकान में दाखिल हुए चोर ने बड़े ही आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। रात को 1:55 पे चोर ताला तोड़ के और शटर थोड़ा सा उठाकर अंदर घुस के 14-15 मोबाइल, एक लैपटॉप और 2-2.5 हज़ार रुपये वो उठा ले गए। देखिए, रात में चोरी की घटना हुई है। कुछ मोबाइल और लैपटॉप यहाँ से वो ले गया है और जो चोर है उसकी फुटेज सीसीटीवी में मिल गई है। पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। बहराइच में जिलाधिकारी अभय कुमार ने होमगार्डों की पिटाई की है। इस मामले में अखिलेश यादव की सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल डीएम साहब पर आरोप है कि उन्होंने डीएम आवास पर तैनात होमगार्डों की जबरदस्त पिटाई कर डाली। होमगार्ड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गजराज पाठक ने जिलाधिकारी अभय सिंह की तानाशाही के खिलाफ प्रदेश भर में मोर्चेबंदी की चेतावनी दे डाली है। जिलाधिकारी अभय सिंह के जिलाधिकारी कैंपस से चंदन के पेड़ गायब हुए, जिसे लेकर डीएम साहब इतने आग बबूला हो गए कि ड्यूटी पर तैनात एक कमांडर और 4 होमगार्डों को पीट डाला। हम लोग इकट्ठा है इसलिए हुए हैं कि हमको सुबह जानकारी हुई है कि जिला अधिकारी के बंगले पे होमगार्ड ड्यूटी कर रहे थे प्लाटून कमांडर के निगरानी में, और वहाँ ड्यूटी करते करते कहीं चंदन का पेड़ के मामला कुछ हुआ। उसी के बाबत में होमगार्डों को दौड़ा दौड़ा करके जिला अधिकारी महोदय ने मारा है और ये तानाशाही दिखाते हैं। जिला प्लाटून कमांडर को भी मारा है इन्होंने
और तानाशाही काफ़ी चोट लगी है। इसी बाबत को लेकर के हम लोग कोतवाली गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और फिर हम लोग अभी दबाव बना करके हम लोग जाने वाले हैं कोतवाली और FIR करेंगे। अगर लिखा जाता नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जिले नहीं, हम पूरे प्रदेश का धरना प्रदर्शन कर देंगे, आह्वान करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो अधिकारी हम उनको सम्मान करेंगे, लेकिन वो हमको शोषण करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, हम डीएम बंगले पर रेयर में ड्यूटी कर रहे थे। चंदन का पेड़ कट जाने के कारण डीएम साहब ने नाराज होकर हम 5 होमगार्डों और पीसी के साथ दौड़ा कर फील्ड में पीटा है लाठियों से। कहीं नहीं सुनवाई हुई। वो घटना संज्ञान में आई है कि डीएम ने अपने कर्मचारियों के साथ मारपीट करी है। उसकी जांच हो रही है और जांच जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और इसी के साथ यूपी 7 बजे में आज के लिए बस इतना है, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।